हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। जैसे हर इंस्टीट्यूशन का, हर कंपनी का या फिर जो भी कोई फर्म होती है उसका एक डायरेक्टर होता है जो कि पूरे के पूरे उस फर्म के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपना कंट्रोल करके रखता है, जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या करता है, पूरी सेल के जो फंक्शंस है या फिर सेलुलर फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करके रखता है और इसको हम बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, कि सेल का ये डायरेक्टर होता है। कंट्रोल कैसे करता है ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को और फंक्शंस को? इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी जो कि कंट्रोल करने का फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। कोई वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जिसको हम जीनोफोर प्रोकैरियोन भी बोलते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें न्यूक्लियस की, जनरली सेंट्रिक इन पोजीशन होता है, सेंटर के अंदर ही मिलता है। लेकिन कई कंडीशंस के अंदर ये पेरिफेरल भी हो सकता है, जैसे कि फैट सेल्स होती है, एडिपोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर पेरिफ्री पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका सेंटर है और ये पेरिफ्री पे प्रेजेंट होगा। कई केसेस में बेसल हो सकता है, बेसल इन पोजीशन हो सकता है, जैसे कि कोल्यूमुलर और ग्लैंड सेल्स के अंदर होता है। कोलम लाइक सेल्स होती है, ये ट्यूब लाइक सेल्स होगी जिनके अंदर क्या होता है, बेसल पोजीशन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसेंट्रिक होता है कई प्लांट्स के केस में, क्योंकि वहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नंबर की अगर हम बात करें, मोनो कैरियोटिक हो सकता है, यानी कि सिंगल नंबर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस का। इसके अलावा ए न्यूक्लिएट हो सकती है, जैसे कि आरबीसीज होती है, मैमलिन आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज जो होती है उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। बाई न्यूक्लिएट हो सकती है, जैसे कि सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जैसे पैरामीशियम होता है उसके अंदर। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी हो सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट के अंदर क्या होगा, ये एक जैसे इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। साइटोप्लाज्म जो है उसकी डिवीजन नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है न्यूक्लियस की वो प्रेजेंट हो गई है, वो फॉर्म हो गई है। ये बेसिकली स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इनको हम सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। कि सिनोसिटिक यानी कि बहुत सारे वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है वहाँ पे। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, कि कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप क्या करेगा, इसको बाहर से कवर करके रखेगा। न्यूक्लियर एनवेलप इसको बाहर से कवर करके रखेगी, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर सैप प्रेजेंट होगा यहाँ पे, यानी कि जो ग्राउंड मैटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, न्यूक्लियर सैप प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर क्रोमेटिन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ये क्या है, क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अंदर ये परफोरेटेड होती है, और इनको परफोरेटेड होती है कुछ पोर्स के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप। आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक सेमी परमेबल बाई लेड एनवेलप होती है। बाई लेड होती है एंड सेमी परमेबल होती है, यानी कि ये जो परमेबिलिटी है इसकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी होगी। ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस विच रेगुलेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शन। जब इंटरफेज स्टेज पे होती है उस टाइम पे जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शंस होती है उनको ये रेगुलेट करके रखती है। यानी कि ये जैसे न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये क्या करके रखेगी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से जो एक्सचेंज होना है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो इंट्रैक्शन होनी है उसको रेगुलेट करके रखेगी। और एक्सचेंज होता है जो सारे जो मटेरियल्स होते हैं इनके बीच में सेपरेट करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म। यानी कि ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है सेल के अंदर, और ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे,
ये रेड कलर से हमारे ये न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। तो ये साइटोप्लाज्म को और जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, उनको क्या करती है ये सेपरेट करके रखेगी। न्यूक्लियोलेमा और कैरियोथिका इसको बोलते हैं, इस एनवेलप को न्यूक्लियोलेमा और कैरियोथिका भी बोलते हैं। डिस्कवरी जो है एरक्लैब ने की थी इसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, किस किस स्ट्रक्चर से बनी होती है। बाइलेड होती है, सबसे पहले हमने बात कर ली, ये एक बाइलेड एनवेलप होती है, यानी दो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक तो होगी यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पेरिस न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होगा, जैसे ये आउटर होगी और ये इनर हो गई, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इनको परफोरेट करेंगे कुछ पोर्स, तो वो भी इसी स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर पोर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर बाइलेड एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर 2 ओस्मोफिलिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन होगी ओस्मोफिलिक होगी, जो कि एक दूसरे से मोर और लेस पैरेलली प्रेजेंट होंगी, एक दूसरे से मोर और लेस पैरेलली प्रेजेंट होंगी। 90 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, इनकी थिकनेस 19 एंगस्ट्रॉम होती है। लिपोप्रोटीनियस होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की थी, लिपोप्रोटीनियस ट्राइलेमिलर होती है, ये भी लिपोप्रोटीनस ट्राइलेमिलर मेम्ब्रेन होती है। जिसके अंदर एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको एक्टोकैरियोथिका बोलते हैं। बाहर की हो गई एक्टो, बाहर की हो गई, एंड कैरियो वर्ड हमारा न्यूक्लियस के लिए आएगा, तो एक्टोकैरियोथिका होगी। एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एंडोकैरियोथिका बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो बाहर वाली है वो आउटर हो जाएगी और यहाँ पे ये एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और इनके बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है 100 to 300 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। फाइबर्स, एंटीबॉडीज, क्रिस्टलाइन बॉडीज और लिपिड ड्रॉपलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इसके अंदर कुछ फाइबर्स, एंटीबॉडीज, क्रिस्टलाइन बॉडीज एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और जो यहाँ पे प्रोटीनियस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं कि वो जो एक्टिन पॉलीमर्स हैं उनसे ही सिमिलर होते हैं, एक्टिन पॉलीमर से ही सिमिलर होंगे, और ये एक फनल लाइक रोल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यानी न्यूक्लियर पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो कि इसको एक्सचेंज करने में, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, पोर्स होती हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर 1000 to 10,000 न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बाहर की सिर्फ इसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट, आउटर के अंदर, ये क्या है, कंटिन्यू है, आउटर टू इनर ये कंटिन्यू होते हैं। इसके अलावा ये ऑक्टागोनल शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो ऑक्टागोनल शेप होती है, ऑक्टागोनल शेप्ड होते हैं। 400 to 1000 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर होते हैं, यानी ये जो होगा पूरा, जो ये पोर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जो ये पोर होगा वो क्या होगा, 400 to 1000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होगा, और एवरेज साइज इसका 800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद न्यूक्लियर जो नंबर और साइज़ है न्यूक्लियर पोर्स का, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सेल कैसी है, डेवलपमेंट स्टेज कैसी है, एंड उस सेल की मेटाबॉलिक नीड कैसी है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर फर्स्ट तो फैक्टर हो गया कि टाइप ऑफ सेल कैसी है, और इसके अलावा डेवलपमेंटल स्टेज कैसी है, एंड मेटाबॉलिक नीड कैसी है उस सेल की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितने न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इरिथ्रोसाइट की बात करें
इरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 150 टू 300 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर प्रोलिफरेटिंग सेल्स की बात करें, उनके अंदर सिर्फ 7 टू 12 पोर्स पर माइक्रोमीटर स्क्वायर ही प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग सेल्स के अंदर उनकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हाईली एक्टिव होगी उनके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में पोर्स प्रेजेंट होंगे, और जो कम एक्टिव होंगी, लेस एक्टिव होंगी, उनके अंदर कम पोर्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर पोर्स है वो क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता है, उसके जो स्टेजेस आएंगी स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसके साथ डिक्रीज होते रहते हैं। और अगर हम उस साइड की बात करें, इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर 6, और जो कि या फिर हम बोल सकते हैं इनको 25 पोर्स पर माइक्रोमीटर स्क्वायर होते हैं। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस की बात करें स्पर्म की, तो उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स जो है डिक्रीज होते रहते हैं जैसे जैसे उसकी स्टेजेस इंक्रीज होती हैं, या फिर स्टेजेस में आगे वो बढ़ता है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी। ये एक्चुअल न्यूक्लियर पोर है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मिक फिब्रिल्स प्रेजेंट है, ये एक न्यूक्लियर बास्केट प्रेजेंट है, इस साइड न्यूक्लियर फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे, और एक ये डिस्टिल रिंग प्रेजेंट होगी। तो ये कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आएगा हमें, जिसके अंदर ये एनुलर सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, ल्यूमिनर सब यूनिट प्रेजेंट होंगी, ल्यूमिन के अंदर जो प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ये रिंग सब यूनिट प्रेजेंट होगी, साइड ऐसे रिंग सब यूनिट फॉर्म करेगी ये, और ये साइटोसोलिक फिब्रिल्स होंगे, और ये न्यूक्लियर फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एनुलस बोलते हैं। एनुलस क्या करता है, एक्सटेंड करता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और ये स्लाइटली जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी एक्सटेंड करता है। तो ये क्या करता है, एक एनुलस फॉर्म करता है, यानी कि एनुलाई यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है, उस तक भी एक्सटेंड करता है। एनुलस और न्यूक्लियर पोर, यानी इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियर पोर तो क्या हो गया, यहाँ पे जो पोर प्रेजेंट होगा, और जो ये रिंग होगी, जैसे ये रिंग हो गई, और इसके अंदर जो पोर प्रेजेंट है उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। तो पोर कॉम्प्लेक्स किससे मिलके बना होगा, एक तो उसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होगा, और साथ में उसके अंदर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है एनुलस वो भी प्रेजेंट होगा, तो वो पोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। एनुलस जो है, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एनुलस जो है एक नॉन मेम्ब्रेनस होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि जो ये यहाँ पे ये एनुलस प्रेजेंट है, ये क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इसकी सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक कैविटी लाइक, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। तो ये एक नॉन मेम्ब्रेनस होलो स्ट्रक्चर होता है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर एक सेंटर में सेंट्रल होल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे कुछ स्पोक्स प्रेजेंट होंगी जैसे कि सेंट्रियोल्स के अंदर होता है, और यहाँ पे पेरिफेरल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ये क्या हो गया, एनुलस हो गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी जिसको हम बोलते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर सेंट्रल ग्रैन्यूल्स जो है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो पोर होगा उसके सेंटर के अंदर, और इसके अंदर 8 पेरिफेरल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये पेरिफेरल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि आउटर मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ये ग्रैन्यूल्स जो है वो जनरली फिब्रिलर होते हैं, जिनका डायमीटर 150 एंगस्ट्रॉम का होता है। सेंट्रल एंड पेरिफेरल ग्रैन्यूल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय रेडियल फिब्रिल्स के थ्रू। यहाँ पे रेडियल फिब्रिल्स होंगे जिनके थ्रू ये जो हमने बात की थी कि यहाँ पे ये रेडियल फिब्रिल्स के थ्रू ये कनेक्ट होंगे, सेंट्रल वाला और पेरिफेरल वाला दोनों के दोनों रेडियल फिब्रिल्स के थ्रू कनेक्ट होंगे, जो कि 30 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर होता है, और ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें,
केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट इसकी सिमिलर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर 59 to 75%। लिपिड्स होते हैं 17 to 35% इसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लो कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं इसके अंदर। और जो एंजाइम्स है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपीएजेज इन न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स के अंदर हाई नंबर ऑफ एटीपीएजेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसको जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो फॉर्म करना है और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जिनके जो एटीपीजेज जो है एनर्जी या फिर जो एटीपी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओरिजिन की अगर हम बात करें, इसका बायोजेनेसिस कैसे हुआ है, बहुत सारे मॉडल्स या फिर एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअल में एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से ही मॉडिफाइड है, यानी कि उसकी स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो कि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम से ओरिजिनेट हुए हैं। फर्स्ट तो इसमें होता है कि फर्स्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। इसका ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे होगा, जैसे कि सिस्टर्ने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उस टाइम पे इनका डेवलपमेंट होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाती है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर, और वो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ही क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। कब मर्ज होती है, जब इसकी लेटर स्टेजेस जो होती है, लेट स्टेज जो होती है प्रोफेज की, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, और ये रिफॉर्म कर ली जाती है वापस से टीलोफेज के ड्यूरिंग सिस्टर्ने जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उनसे। तो ये रिफॉर्म कब की जाएगी, ड्यूरिंग टीलोफेज फ्रॉम द सिस्टर्ने ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा दोनों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों के दोनों लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलेमिलर इन नेचर है। तो इससे भी इस एविडेंस से भी यही माना जाता है कि जो ओरिजिन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का या फिर न्यूक्लियर पोर्स का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगी। फर्स्ट तो ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज में हेल्प करती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसके अंदर ये हेल्प करेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसे हेल्प करेगी, कुछ स्टेप्स होंगे, जैसे कि थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फर्स्ट तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी एक्सचेंज होना है वो हो गया। तो ये क्या हो गया, सिंपल थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये सेमी परमिएबल होती है, तो सीधा इससे क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। सेकंड होगा थ्रू बाई पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इवेजिनेशन हुई, फिर एक वेसिकल फॉर्म हुआ, और फिर ये वापस से क्या होगी, यहाँ पे इन्वेजिनेशन होके ये क्या कर देगा, बाहर अपना एक्सचेंज कर देगा। तो ये पिनोसाइटोसिस से हुई है। थर्ड इज द इवेजिनेशन ऑफ द एक्टोकैरियोथिका। इसके अंदर क्या होगा, थर्ड के अंदर इसकी इवेजिनेशन हो जाती है एक्टोकैरियोथिका की। यहाँ पे क्या हुआ था पिनोसाइटोसिस के अंदर, पहले जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी पहले वो इवेजिनेट हुई और उसके बाद आउटर हुई, यानी कि एक्टोकैरियोथिका हुई। लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ जो आउटर एक्टोकैरियोथिका है उसकी इवेजिनेशन से, तो यहाँ पे इवेजिनेशन से ही क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंज हो जाएगा। थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू भी जो भी एक्सचेंज होना है वो होगा। न्यूक्लियर पोर्स का भी एक साइज़ होता है जिसके थ्रू जो भी मटेरियल पास होना होता है, उसका साइज़ अगर उतना है तो वो क्या कर सकता है, ईजिली उसमें से पास हो सकता है। लेकिन अगर लार्जर हो न्यूक्लियर, जो लार्जर हो इस पोर से ज़्यादा बड़ा हो कोई मैक्रोमोलिक्यूल, तो वो पास नहीं कर पाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाई ब्लैबिंग। न्यूक्लियर पोर्स हो गया, ब्लैबिंग क्या होती है, ब्लैब यानी कि कुछ ऐसे वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर जो हम इनको बोलते हैं
इवेजिनेशन होगी। जैसे कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन थी, दोनों की क्या हो गई यहाँ पे इवेजिनेशन हो गई है, और इस इवेजिनेशन की वजह से यहाँ पे एक वेसिकल बन जाएगा, और वेसिकल पिंच ऑफ होके कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, अब नेक्स्ट ब्लैबिंग के थ्रू भी क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो एक हो गया न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो गया या फिर इंट्रैक्शन होगी, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है। तो ये अलग अलग मेथड से हो सकता है। डिफेंस करते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिफेंस में हेल्प करती है। डिफेंस में कैसे हेल्प करेगी, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से अलग कर देगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हो जो इस जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड कर दे, तो उससे भी क्या करती है, और ये म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो कर रही, तो उससे भी क्या करके रखती है, ये साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको ये सेपरेट करके रखती है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के अंदर क्या होता है कि ये एक सरफेस प्रोवाइड करवाती है। इस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक सरफेस प्रोवाइड करवाएगी कि वहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, मायोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या फिर माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इन सब के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराए कि यहाँ वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाए, जो कि फिर बाद में क्या करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया से। अटैचमेंट टू द क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से अटैचमेंट में हेल्प करती है। इनर सरफेस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ये जो इनर सरफेस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो क्या करेगा, जो नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं उनके लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराएगा कि वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाए। नेक्स्ट इज द मेंटेन शेप, शेप को मेंटेन करके रखती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर कैरियोथिका होती है, वहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो है आउटर सरफेस जो होता है एक्टोकैरियोथिका उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हो गई जो कि प्रोटीनियस होती हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स हो गए, प्रोक्सीडेजेस हो गए, ये सारे क्या है यहाँ से सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से, जो कि एक्टोकैरियोथिका के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये फंक्शंस हैं सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था, उसके फंक्शंस क्या हो गई। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट न्यूक्लियस का वो होगा न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको हम लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है, तो ये लिटिल न्यूक्लियस होता है। नेक्ड ऑर्गेनल होता है ये, इसके अंदर कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट नहीं होती है, नेक्ड होगा ये। एसोसिएटेड विद नोर, नोर के साथ एसोसिएटेड होगा, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो होता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। और ये जो NOR है वो क्या होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन एरिया होता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ पे ये सैटेलाइट रीजन होगा और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट है, और ये एक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस हो गया। तो इसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड कब होता है, जब इंटरफेज होती है उस टाइम पे। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे भी अटैच मिलता है। कुछ सर्टेन सेल टाइप्स होते हैं जैसे कि स्पम सेल्स या फिर मसल फाइबर्स, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज क्या होता है इसका, रिलेटेड होता है प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी कैसी है सेल की। जैसी प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी होगी उसके साथ ही ये रिलेट करता है कि इसका साइज कैसा होगा। जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी जो सेल्स, उन केसेस के अंदर इसका साइज लार्ज होगा, और जो लेस एक्टिव होंगी उनके अंदर इसका साइज स्मॉल होगा। नंबर जो है 1 न्यूक्लियोलस फॉर ईच हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, एक जो n नंबर होगा हैप्लॉइड सेट होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर
सबसे फर्स्ट तो इसके अंदर पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा और एक इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा। एक न्यूक्लियोलर और एक इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर फिर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जिसको पार्स अमोर्फा बोलते हैं। पार्स अमोर्फा क्या होती है? एक सेंट्रल होमोजीनियस प्रोटीनियस मैट्रिक्स होती है जिसकी डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्रेनुलर पोर्शन जो कि राइबोसोमल प्रीकर्सर होता है, यानी राइबोसोम्स जो है ये यहाँ से सिंथेसाइज होंगे, इस रीजन से सिंथेसाइज होंगे। तो जो ग्रेनुलर पोर्शन है वो स्फेरिकल शेप्ड होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का बना होता है। और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं वो न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स ही कंसीडर किए जाते हैं कि ये राइबोसोमल प्रीकर्सर ही होते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद इसके अंदर ग्रैन्यूल्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो ग्रैन्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है न्यूक्लियाई है वो 3 टाइप्स की होती है, यानी जो न्यूक्लियोलस है वो 3 टाइप्स का होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैन्यूल्स के बेस पे। होमोजीनियस टाइप हो सकता है, होमोजीनियस यानी होमो यानी कि सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रैन्यूल्स होंगे जो मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रो यानी कि डिफरेंट काइंड का होगा, इसके अंदर क्या होगा? क्लस्टर ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर कोई न्यूक्लियोनिमा नहीं प्रेजेंट होता है। ये जैसे कि सेलेब्री ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। रिंग टाइप होता है, थर्ड है रिंग टाइप होता है। रिंग टाइप के अंदर क्या होता है? जो रिंग है एक ग्रैन्यूल्स की वो रिंग प्रेजेंट होगी जो कि पेरीफ्री पे प्रेजेंट होगी। जैसे कि ये न्यूक्लियोलस होगा उसके ऊपर इसकी जो पेरीफ्री होगी उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एक रिंग प्रेजेंट होगी ग्रैन्यूल्स की। तो ये रिंग टाइप हो जाएगा यहाँ पे। स्मूथ मसल फाइबर्स के अंदर और एंडोथेलियल सेल्स जो है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे होता है फिब्रिलर पोर्शन जिसको आरएनए फिब्रिल्स भी बोलते हैं। तो फिब्रिलर पोर्शन के अंदर क्या होगा? ये भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीनियस फाइबर्स का बना होता है जो कि अबाउट 50 to 80 mm स्ट्रॉन्ग इन साइज होते हैं और ये नियर द पेरीफ्री प्रेजेंट होते हैं। ये पेरीफ्री की साइड ही प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्रैनुलर एंड फिब्रिलर दोनों को कलेक्टिवली है न्यूक्लियोनीमा बोलते हैं। स्पॉन्जी नेटवर्क फॉर्म करेंगे जिनको न्यूक्लियोनीमा बोलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज द न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन जो है एक नेटवर्क का बना होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन के नेटवर्क होते हैं जिसके अंदर एक पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, एक इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन होता है। जो पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन होता है वो एक शेल फॉर्म करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ये एक शेल फॉर्म करेगा न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। और जो इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन होता है वो क्या करता है? अंदर की साइड ट्रैबिकुले फॉर्म करता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ट्रैबिकुले फॉर्म करेगा जो कि अंदर की साइड प्रोजेक्ट करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलर डीएनए जो है वो क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा कि जो राइबोसोमल आरएनए है उनकी सिंथेसिस को। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए यहाँ पे न्यूक्लियोलस के जिसके अंदर न्यूक्लियर डीएनए होगा। न्यूक्लियर डीएनए क्या करेगा? फिब्रिलर पोर्शन, देन ग्रैनुलर पोर्शन एंड देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स फॉर्म होंगे। इसके बाद एक टाइप का और न्यूक्लियोलाई आता है। ईबी विल्सन के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोलाई है वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्लाज्मोसोम्स के अंदर क्या होता है? ये एसिडोफिलिक इन नेचर होता है और ये बना होता है डेंस कोर एंड एक ट्रांसपेरेंट हेलो का। आउटर ट्रांसपेरेंट होगा और एक इसके अंदर डेंस कोर प्रेजेंट होगी। सेकंड है कैरियोसोम्स। कैरियोसोम्स जो है ये बेसोफिलिक इन नेचर होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं क्रोमोसोम फॉर्मेटिंग जो रीजन्स होते हैं या फिर फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम फॉर्मेशन की सेल डिवीजन के टाइम पे, इसलिए इनको क्रोमेटिन न्यूक्लियोलाई भी बोला जाता है। और थर्ड है एम्फी न्यूक्लियोलाई। एम्फी न्यूक्लियोलाई के अंदर क्या होगा? क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं ये प्लाज्मोसोम्स एंड कैरियोसोम्स के, यानी कि एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक इसके अंदर दोनों टाइप की
नेचर होगी। और कॉमनली ये एनेलिड्स एंड मोल्यूस्क के जो एग्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर केमिकली ये इस न्यूक्लियोलर आरएनए 20% होता है। न्यूक्लियोलर आरएनए इसके अंदर 20% होगा और 85 न्यूक्लियर आरएनए पूल होगा जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 45S होता है। और ये प्रिकर्सर होता है 20S एंड 80S आरएनए के। प्रोटीन इसके अंदर होता है 70 to 80% प्रोटीन, जो कि फोस्फोप्रोटीनियस होता है, लेकिन कोई हिस्टोन्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंजाइम्स इसके अंदर फ्यू इंजाइम से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसिड फोस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड फोस्फोराइलेज, डीपीएन सिंथेटेज और इसके अलावा आरएनए मिथाइलेज। तो ये कुछ टाइप के इसके अंदर इंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की अगर हम बात करें इसके अंदर 7 to 10% डीएनए प्रेजेंट होता है। ओरिजिन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ओरिजिन या फिर बायोजेनेसिस कैसे होगा? सबसे फर्स्ट तो यही हो गया कि ये NOR से बनते हैं, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो होते हैं उससे ये एसोसिएटेड होते हैं। टीलोफेज जो स्टेज होती है उसके ड्यूरिंग ये NOR से बनते हैं। स्पेसिफिक साइट होती है न्यूक्लियोलस जो फॉर्मेशन की, जैसे कि NOR हो गया जिसको NOR बोलते हैं। स्पेसिफिक क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं, और ये कब होता है? ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ द सेल डिवीजन। इसके बाद अगर हम इसके अंदर 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो NOR है जनरली एसोसिएटेड होता है विद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये एक क्या हो गया यहाँ पे क्रोमोसोम होगा और इसके अंदर एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे फॉर्म हुई है तो उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। और ये ऐसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर मिलती है, यानी कि जो NOR है या फिर हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है वो 5 क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि 13, 14, 15, 20 एंड 21 क्रोमोसोम नंबर होंगे। और ये फॉर्मेशन जो होती है न्यूक्लियोलस की उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियोलर साइकिल से भी इसका जो रीज़न है वो माना जाता है कि माइटोसिस के ड्यूरिंग न्यूक्लियोलाई जो है वो साइक्लिक चेंजेस के अंडर जाती है, जिनको न्यूक्लियोलर साइकिल्स बोला जाता है। न्यूक्लियोलर साइकिल के अंडर जाएगी ये, और जो इंटरफेज होती है वहाँ पे ये अलग हो जाती है और ये डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज के ड्यूरिंग और रिफॉर्म हो जाती है टीलोफेज जो होती है माइटोसिस की उसके ड्यूरिंग। क्रोमोसेंटर से भी इसका ओरिजिन हुआ है। न्यूक्लियोलस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रोमोसेंटर ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। जो इंटरफेज स्टेज का न्यूक्लियस होगा उसका एक प्रोडक्ट होता है जो जिसको हमने क्रोमोसेंटर बोला है, उससे भी इसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो न्यूक्लियोलस है एक प्रोडक्ट है क्रोमोसेंटर का इंटरफेज स्टेज के ड्यूरिंग। इंटरफेज स्टेज के ड्यूरिंग क्या होता है? बेसिक प्रोटीन्स और जो RNA होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं क्रोमोसेंटर के अंदर, जो कि एक बल्क फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोलस। लेटर बाद में क्या होगा, न्यूक्लियोलर मटेरियल जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा और जो क्रोमोसेंटर है वो कन्फाइंड हो जाएगा कि ये न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन फॉर्म करे। तो ये इसका बायोजेनेसिस होगा। तो बायोजेनेसिस में ये NOR से कुछ क्रोमोसोम्स होंगे उनसे बन सकता है, या फिर ये जो सेल डिवीजन होती है इंटरफेज होता है उस टाइम पे ये क्रोमोसेंटर से भी ओरिजिन होता है इसका। फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये क्या करता है? बायोजेनेसिस ऑफ rRNA एंड राइबोसोमल सबयूनिट। जो राइबोसोमल RNA है एंड राइबोसोमल सबयूनिट्स है वो इसी से बनेगी, न्यूक्लियोलस से ही बनेगी ये। इसके बाद सेल डिवीजन में भी क्या करता है? ये हेल्प करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर, तो ये सेल डिवीजन के अंदर भी हेल्प करता है। DPN NAD सिंथेसिस, इसके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियोलस के अंदर DPN सिंथेटेज एंजाइम होते हैं जो कि बायोसिंथेसिस करते हैं DPN कोएंजाइम्स का। एज इंटरमीडिएटर इन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये एक इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट जैसे एक जनरेशन होगी उससे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो पास होगा ट्रांसमिशन होगा उसके लिए एक इंटरमीडिएट होता है।
न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये जो भी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट होगा राइबोसोमल आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का एंड जो टीआरएनए होता है उनका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो एक्सचेंज होगा उसको भी न्यूक्लियोलस ही कंट्रोल करके रखता है। आरआरएनए को ये स्टोर करके रखता है, यानी राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं उनको ये स्टोर करके रखता है। तो ये है न्यूक्लियोलस जिसका स्ट्रक्चर था और ये फंक्शन हो गया। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन पढ़ ली, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन होगी, और इसके अलावा इसके अंदर जो ग्राउंड मैटर प्रेजेंट होगा जो क्रोमेटिन फाइबर्स है उसको हटा के, तो वो क्या होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। तो इसको न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियस के लिए आता है ये, तो इसको कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस एक्रोमेटिक एसिडोफिलिक सेमी फ्लूइड ग्रैन्युलर कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि इंटरफेज की ड्यूरिंग प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियर क्रोमेटिन एम्बेडेड होते हैं। तो जो भी ग्राउंड सब्सटेंस है इसके अंदर, जैसे सेल के अंदर अगर हम बात करें, सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होगी, एक न्यूक्लियस होगा, उसके अलावा जो भी उसके अंदर ऑर्गेनेल सस्पेंड करेंगे वो किसके अंदर सस्पेंड करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। वैसे ही इसके अंदर एक बाहर की मेम्ब्रेन हो गई जिसको हमने कैरियोथिका बोला है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस हो गया, और क्रोमेटिन फाइबर्स के थ्रेड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा क्रोमेटिन फाइबर्स के थ्रेड्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैप के अंदर। एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस एक्रोमेटिक एसिडोफिलिक सेमी फ्लूइड होता है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन एम्बेडेड होते हैं और न्यूक्लियर क्रोमेटिन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर न्यूक्लियोलाई भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ग्रैनुलर और फिब्रिलर फॉर्म जो होती है आरएनपीज की वो होती है यहाँ पे, यानी कि राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन की या तो ये ग्रैनुलर फॉर्म हो सकती है या फिर ये फिब्रिलर फॉर्म हो सकती है, और ये वेरिएबल अपीयरेंस शो करता है, यानी कि जब सेल डिवीजन होती है कभी ये अपीयर होती है कभी ये डिसअपीयर होती है, तो वेरिएबल अपीयरेंस होती है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस जो होती है सेल डिवीजन के उसके ड्यूरिंग। नेक्स्ट अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर भी इसके अंदर बेसिक प्रोटीन्स जिनको हिस्टोन्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मोर एसिडिक और न्यूट्रल प्रोटीन्स जिसकी नॉन हिस्टोन्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं डीएनए एंड राइबोसोम से। बेसिक प्रोटीन्स और जो एसिडिक और न्यूट्रल प्रोटीन्स है वो सारे के सारे क्या है, एसोसिएटेड होते हैं डीएनए एंड राइबोसोम से। इंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंजाइम्स में डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज हो गया, एनएडी सिंथेटेज हो गया। तो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मोनोमर्स यूनिट वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम आयन हो गया या फिर मैग्नीज आयन हो गया जो कि कोफैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, और ये डाइवेलेंट आयन्स होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए या फिर टीआरएनए इसके अंदर फिब्रिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो फिब्रिल्स हैं या तो ये इंटरक्रोमेटिन आरएनपी फिब्रिल हो सकते हैं, ग्रैन्यूल्स इंटरक्रोमेटिन आरएनपी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, पेरीक्रोमेटिन आरएनपी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, या फिर लार्ज आरएनपी कोल्ड बॉडीज हो सकते हैं। ये इसके अंदर फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें कि फंक्शन कौन से परफॉर्म करेगा, फंक्शन की अगर हम बात करें ये न्यूक्लियर स्केलेटन की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियर सैप जो है न्यूक्लियर स्केलेटन की तरह एक्ट करेगी, यानी कि जो डिफाइंड शेप है न्यूक्लियस की वो उसको मेंटेन करके रखेगी। साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ एटीपी, एनएडी, डीएनए, आरएनएज, राइबोसोमल सब यूनिट, ये इनकी सिंथेसिस की साइट होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन, जो स्पिंडल प्रोटीन होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे सेल डिवीजन के लिए बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। सपोर्ट न्यूक्लियर क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलाई, जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होंगे एंड न्यूक्लियोलाई होगा, न्यूक्लियोलस होगा, उसको भी ये सपोर्ट करके रखते हैं।
तो नेक्स्ट इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर या फिर न्यूक्लियर सैप के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है एक न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है, एक नेटवर्क होता है जिसको न्यूक्लियर रेटिकुलम बोलते हैं। डार्कली स्टेन्ड होता है एक लॉन्ग फाइन थ्रेड्स का, जिनको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स का, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। सस्पेंडेड इन द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द इंटरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जो इंटरफेस स्टेज आती है उस टाइम पे ये इसके अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही सस्पेंड करते हैं। तो इंटरफेस की ड्यूरिंग क्या होगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में होंगे, और इसके बाद ये एक बाद में क्या करेंगे, ये एक कोर फॉर्म कर लेंगे डीएनए की, जो कि प्रोटीनियस कोट से कवर हो जाएगी। इसके अंदर स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जो एसिटोकार्मिन स्टेन हो गया उसको ये उसके लिए स्टेन होती है, यानी कि स्टेनिंग शो करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेचर कैसा है इसका, नेचर यानी कि जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ है या फिर उसके वो हो गया कि एसिटोकार्मिन से हो गई ये एक। इसके बाद जो नेचर ऑफ डीएनए है, नेचर ऑफ डीएनए के बेस पे क्रोमेटिन को दो टाइप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसके अंदर क्रोमेटिन जो है हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, या तो ये हेट्रोक्रोमेटिन होगा या तो ये यूक्रोमेटिन होगा। तो क्रोमेटिन जो है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन दो के अंदर डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। यूक्रोमेटिन यू यानी कि ट्रू होगा, ये ट्रू क्रोमेटिन यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, जो कि जो इंटरफेस होती है उसके ड्यूरिंग प्रेजेंट होता है। लेस कंडेंस्ड रीजन होता है क्रोमोसोम का, ये लेस कंडेंस्ड होगा, तो ये इसको हम बोलते हैं लेस डार्कली स्टेन्ड। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होगा वो क्या है, टाइटली कॉम्पैक्ट रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम के या फिर क्रोमेटिन के, तो ये क्या होंगे, डार्कली स्टेन्ड होंगे। ये लेस डार्कली स्टेन्ड होंगे, ये बिल्कुल डार्कली स्टेन्ड होंगे। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है, लेकिन ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है इन जनरल। कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर ये एक्टिव भी होगा, लेकिन इन जनरल ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। हेट्रोक्रोमेटिन जो है फर्दर दो के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव है यानी कि कंटिन्यूअस चलेगा। रीजन दैट आर ऑलवेज हेट्रोक्रोमेटिक, ये रीजन्स जो है हमेशा ही क्या होंगे, हेट्रोक्रोमेटिक होंगे। रीजन्स दैट इंटर कन्वर्ट बिटवीन यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, ये दोनों के दोनों हेट्रो एंड यू क्रोमेटिन के अंदर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। परमानेंटली इनएक्टिव विद रिगार्ड टू ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि परमानेंटली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब ये यूक्रोमेटिन के अंदर चेंज हो जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा। अगर रेप्लिकेशन की बात करें, हेट्रोक्रोमेटिन लेट रेप्लिकेटिंग होता है, और जो यूक्रोमेटिन है वो ईयरली रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसके बाद क्या होती है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो एक बीडिड अपीयरेंस प्रोवाइड कराते हैं। बीडिड अपीयरेंस कैसे होगी, इसके अंदर डेंस रीजन होंगे डीएनए के एंड प्रोटीन्स के, तो उसकी जैसे इसकी एक बीडिड लाइक अपीयरेंस हो जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, इस बीडिड लाइक अपीयरेंस को हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं। जब सेल डिवीजन होगी, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो है कंडेंस्ड हो जाएंगे और ज़्यादा स्पेरलाइजेशन कर लेंगे और ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, बहुत सारी रोड्स होंगी, डिहाइड्रेशन की वजह से उन रोड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यानी कि क्रोमेटिन क्या होगा, उससे क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम क्या होगा, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, कैसे वो उसकी पैकेजिंग होगी। तो इसके बाद जो क्रोमेटिन फाइबर्स है उसका फंक्शन क्या क्या होगा। क्रोमेटिन फाइबर्स जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेंगे। कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइमेटिक प्रोटीन,
जो भी स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होंगे उनको ये कंट्रोल करके रखेंगे। डीएनए के अंदर अगर जो भी चेंज आता है वो क्या करता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, जो कि इवोल्यूशन के अंदर भी हेल्प करता है। तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएशंस कोज करता है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया। जो कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स थे हमने पढ़े, 4 कंपोनेंट्स पढ़े, जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ी, उसके बाद न्यूक्लियोलस पढ़ा, न्यूक्लियर सैक पढ़ी और न्यूक्लियर क्रोमेटिन पढ़ा की, और फिर ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन पैकेजिंग होके क्रोमोसोम कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।